गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर की हुई थी। इसके पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये फंडामेंटल जो राइट्स है उसका पार्ट 3 है। ठीक है, हमने इसमें टोटल जो फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, 6 को डिस्क्राइब करना था, 6 को, टोटल 6 को। तो एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये आपका 5th फंडामेंटल राइट है जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट करनी है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, जितना भी कंटेंट है वो मैं एम लक्ष्मीकांत की बुक में से ले रही हूँ। ये वीडियो खत्म होते ही हम फंडामेंटल राइट के ऊपर उसके एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको चीजों का पता लग जाए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। राइट, फंडामेंटल राइट्स, इसमें मैं आपको चीजें बता दूं जो हमने पिछली वीडियो में कवर की हैं फंडामेंटल राइट्स में। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कौन से जो है, किसने इसको दिया था, कहाँ से हमने ये बोरो किए थे, इन सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, पार्ट 3, तो ये किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 3, ठीक है, तो ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल्स आते हैं वो 12 से लेके 12 to 35 तक के टोटल आर्टिकल्स आते हैं। और यूएसए से हमने इसको बोरो किया हुआ है। ठीक है, यूएसए जो तो फर्स्ट था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, तो हमने यूएसए से ये कॉन्सेप्ट को बोरो किया है और ये जस्टिबल नेचर के हैं। ठीक है, और हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो टोटल फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो टोटल 7 दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। उसमें से जो 1 है वो डिलीट हो चुका है। अब वो टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल 6 हैं। और जो 1 डिलीट हुआ है वो कौन सा राइट था, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है ना, जो कि आज आपका लीगल राइट बन चुका है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और हमने इसमें एक चीज डिस्कस की थी कि ये जो डिलीट किया गया था, ये 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर इसको जो था डिलीट कर दिया गया था। तो इसके अंदर से इसको जो था टोटल फंडामेंटल राइट से डिलीट करने के बाद इसका जो आर्टिकल है वो कितना है, 300A। अब जो ये किसके अंदर आता है, 300A के अंदर अंदर आता है और अब ये एक लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो हमें 7 दिए हैं। एमसीक्यू किस क्वेश्चन के बेस पे आता है आपको ध्यान में रखना है। और अब हमारे प्रेजेंटली हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वो 6 हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने जो टर्म बाय टर्म जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर किए थे पहली वीडियोस में। तो फर्स्ट जो वीडियो में हमने कवर किया था राइट टू इक्वालिटी, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने इक्वालिटी की बात की थी। और इसमें आपके टोटल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स आते थे। ठीक है, इट मीन्स कि पहले 14, 15, 16, 17, 18, इन सब के बारे में जो जानकारी है मैंने आपको पार्ट 1 में दे दी है। ये था आपका पहला राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आपका जो सेकंड राइट आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जिसमें फ्रीडम की बात की गई है। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स आते थे। यानी कि 19, 20, 21, मैं लिख देती हूँ, 19, 20, 21, 21A भी था। ठीक है, और 22, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हमने एक थर्ड जो पढ़ा था, आपका राइट पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर जो आपके आर्टिकल कवर हो रहे थे, सिर्फ 2 आर्टिकल्स थे, 23 और 24। ठीक है, वो आपके इसके अंदर कवर हो रहे थे। उसके बाद आपका जो फोर्थ राइट है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, रिलीजन, जो रिलीजन के ऊपर था, रिलीजन। और इसके अंदर आपके कितने आर्टिकल्स आ रहे थे, 25 से लेके 28 तक, यानी कि 25, 26, 27 और 28, 4 आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड थे। उसके बाद आपका जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका फिफ्थ राइट है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो उसको रिपीट करने की नीड यहाँ नहीं है। तो अब जो हम आज वीडियो में कवर करेंगे वो अब कवर करेंगे फिफ्थ राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है जी, उसके बाद आपका एक लास्ट राइट रह जाएगा जो हमने इसी वीडियो में कवर करना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि 32 आपका आर्टिकल है उसके अंदर है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फिफ्थ राइट, दैट इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
कि कौन-कौन से इसमें आर्टिकल कवर होते हैं, तो इसमें सिर्फ़ आपके 2 आर्टिकल्स कवर होते हैं। एक है आपका 29 और दूसरा है आर्टिकल 30। तो ये 29 फर्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 और ये आपका आर्टिकल कितना है 29 और ये कितना है आर्टिकल आपका 30। 2 आर्टिकल्स हैं, इसको कवर करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 की। पहले एक राइट की बात कर लेते हैं, राइट में क्या बोला गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नाम से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कल्चर को लेके और एजुकेशन को लेके आपके क्या-क्या राइट्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 की। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 जो आपका बेस्ड है, वो आपका जो है ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। ठीक है, आप नाम पढ़ रहे हैं। नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, ठीक है? माइनॉरिटीज़ किनको बोला जाता है? बेसिकली माइनॉरिटीज़ वो होती हैं, कोई भी मतलब कोई सेक्शन हो सकता है सिटिज़न्स का, ठीक है? जो कि भारत में रह रहा हो, जिसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज हो, एक स्क्रिप्ट हो, अलग कल्चर हो, ठीक है? उनको माइनॉरिटीज़ बोला जाता है, ठीक है? कि जैसे कोई अलग ठीक है, अपने कोई कस्बे में एक जो है आपका कोई थोड़े से लोग अपने आप को बसा के बैठे हुए हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, उनका जो है कल्चर अलग है, ठीक है? तो उनको जो हम नाम दे देते हैं, वो उनको नाम दे देते हैं, माइनॉरिटीज़ बोला जाता है। तो आर्टिकल 29 उनकी बात करता है कि इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इनके इनके इंटरेस्ट को बचाना, ठीक है? तो इनकी प्रोटेक्शन की बात करनी वो आर्टिकल 29 में करता है। तो इसमें माइनॉरिटीज़ जब इनको हैव द राइट टू कंज़र्व, उनको कैसे बचाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि एक कस्बा है, तो उसमें डिफरेंट-डिफरेंट जो लोग रह रहे हैं, उनका कल्चर सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका रिलिजन सेम है, तो वो अपना कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसकी जो बात की गई है वो आर्टिकल 29 के अंदर की गई है। इसमें कुछ प्रोविज़न को फ़ॉलो किया जाता है, मैं आप बता देती हूँ और किस-किस बेसिस पे, ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। रिलिजन के बेसिस पे, ठीक है, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, और लैंग्वेज के बेसिस पे। इनके बेसिस पे जो है वो माइनॉरिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है ना? माइनॉरिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें बहुत सारी प्रोविज़न्स रहती हैं, जो इसकी फर्स्ट प्रोविज़न रहती है, ठीक है? इसकी फर्स्ट प्रोविज़न जो रहती है वो ये रहती है कि राइट ऑफ ए ग्रुप, अगर वो एक कस्बे में रहते हैं, ठीक है? एक कस्बे में रहते हैं, तो पूरे ग्रुप को कैसे बचाना है, ठीक है? ये फर्स्ट प्रोविज़न उसकी बात करती है और जो आपकी सेकंड प्रोविज़न बात करती है, ठीक है? सेकंड प्रोविज़न वो ये करती है कि गारंटी द राइट ऑफ द सिटिज़न ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, उसके राइट को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? जिस कम्युनिटी से वो बिलॉन्ग करता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो एक ग्रुप है, ठीक है? उनको प्रोटेक्ट करना। तो आर्टिकल जो 29 है वो ग्रांट करता है, प्रोटेक्शन देता है जो मिनॉरिटीज़ है बोथ जो है रिलीजियस मिनॉरिटीज़ एज़ वेल एज़ लिंग्विस्टिक, ठीक है? मैं यहाँ लिख रही हूँ जो आर्टिकल 29, पहले तो मैं आपको ये बताया कि मिनॉरिटीज़ जो होती हैं वो कौन-से होते हैं, किस-किस बेसिस पे होती हैं, क्लियर? अब जो आर्टिकल 29 है वो आपका जो प्रोटेक्शन देता है वो बोथ मिनॉरिटीज़ कौन-कौन सी? चाहे वो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हो, ठीक है? किसी रिलिजन को लेके है और या फिर कोई लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी। किसी लैंग्वेज को लेके है या कोई रिलीजियस को लेके है, तो आर्टिकल 29 दोनों के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है जी? उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसके अंदर एक जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी एक हेल्ड किया हुआ एक राइट को हेल्ड किया है, जो कि कंसर्व करता है लैंग्वेज, ठीक है? इंक्लूडिंग द लैंग्वेज टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेज़, जो बाकी लैंग्वेजेज़ से अलग अलग अगर उनकी लैंग्वेज है, उसके राइट को भी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका आर्टिकल 29, ठीक है? कि जिसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, सिर्फ़ मिनॉरिटीज़ की बात की गई है, उनके इंटरेस्ट को बचाने की बात की गई है, ठीक है? और मैंने आपको बता दिया है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, वो किस-किस बेसिस पे हो सकती हैं, ठीक है? जो आर्टिकल 29 है, वो लिंग्विस्टिक एज़ वेल एज़ रिलीजियस मिनॉरिटीज़ दोनों की बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 30 के ऊपर, ठीक है? मैंने आपको बता दिया था जो ये सेकंड है, ये कौन-सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल 30 है। आर्टिकल किस चीज़ की बात 30 किस चीज़ की बात करता है? राइट ऑफ minorities टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अब जो मिनॉरिटीज़ को किसके साथ जोड़ा गया है? एस्टैब्लिश करनी है या एडमिनिस्ट्रेटर करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ।
तो आर्टिकल जो 30 है, ठीक है, ये क्या फॉलोइंग राइट्स जो है कौन-कौन से जो मिनॉरिटीज़ को वेदर चाहे वो इन रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, ये बोलता है कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, उनको राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकती हैं। देखना वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश कर सकती हैं या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझते हैं? किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है ना? तो वो चाहे उसको एस्टैब्लिश कर सकती हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कर सकती हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जिसको जैसे कोई कस्बा है, ठीक है ना? वो चाहता है कि वो अपना एक मिनॉरिटीज़ का है, ठीक है ना? तो वो चाहता है कि अपना कॉलेज खोला जाए या एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, ठीक है ना? तो वो उसको एस्टैब्लिश भी कर सकती हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। और इसके अंदर जो सेकंड जो प्रोविज़न की बात की गई है वो ये है, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है ना? माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करना है, तो वो किसी भी जो है प्रॉपर्टी को एनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती हैं, ठीक है? किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो एक्वायर कर सकती हैं, ठीक है? जो स्टेट है, ठीक है, वो अमाउंट कंपनसेशन की फिक्स करे और वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती हैं। आगे इसका थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो स्टेट है, ठीक है ना? स्टेट है वो कोई भी एंड नॉट एनी, ठीक है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, नॉट एनी डिस्क्रिमिनेट जो मिनॉरिटीज ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला है उसको लेके वो कोई भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो उनको ग्रांट प्रोवाइड करे, ठीक है, उनको जो है ग्रांट दे या कोई डोनेशन देनी है या कोई ऐसी फैसिलिटी देनी है तो विदाउट डिस एनी कोई डिस्क्रिमिनेशन से उनको फायदे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करने के वो सब स्टेट की तरफ से आने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन जो ये ओपन किए जाते हैं इन मिनॉरिटीज के द्वारा, ठीक है? तो स्टेट जितना भी जिसके पास पावर है, ठीक है ना? स्टेट के पास पावर है कि वो सिलेबस को लेके मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? स्टेट के पास जो पावर है कि कौन-कौन सी पावर्स होती हैं स्टेट को लेके? स्टेट के पास कि जैसे विद रिगार्ड टू सिलेबस, ठीक है ना? कि स्कूल जितना भी उनका इंस्टीट्यूट का सिलेबस है, प्रिस्क्रिप्शन बतानी, एकेडमिक स्टैंडर्ड बताने, ठीक है? डिसिप्लिन के रूल्स बताने, सैनिटेशन के बारे में, ठीक है? सैनिटेशन, इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, ठीक है ना? टीचिंग को, स्टाफ को, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को दें जो कि स्टेट के अंदर आती हैं या कोई और। ये जितने भी माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको भी ये सारे फ़ायदे जो हैं वो स्टेट की तरफ से आने चाहिए। ठीक है जी? देन आफ्टर दैट कहते हैं कि जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कौन से लॉ यूज़ करने चाहिए, ये सब जो है चीज़ें एक स्टेट को उनको गाइड करनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी? तो ये था आपका आर्टिकल 30 जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड था और एक ये है आपका आर्टिकल 29 जो कि मिनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बारे में बात करता है। तो ये था आपका 5th राइट, ठीक है ना? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल आर्टिकल 32, ठीक है, जो हमारा 6th राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है? 5th राइट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा 6th राइट है। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट है, ठीक है? इसमें सिर्फ जो आर्टिकल कवर होता है वो आर्टिकल 32 कवर होता है, राइट? इसको पहले ध्यान से समझेंगे फिर ही आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका ये आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है, ये आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी बाकी राइट्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, हमने टोटल 5th राइट पढ़े हैं, ये हमारा 6th राइट है, ठीक है? जितने भी हमने राइट्स पहले पढ़े हैं, अगर वो इन्फोर्समेंट में नहीं आते, ठीक है, अगर उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता, अगर वो इन्फोर्समेंट में नहीं आते, ठीक है ना, अगर लेट्स सपोज़ वो नहीं आते तो क्या फ़ायदा होता हमें वो राइट्स बनाने का, ठीक है? अगर यहाँ इन्फोर्समेंट में नहीं आते या वो वायलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो हमारा राइट है वो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ उनके लिए ही बनाया गया है। ठीक है? इसी के अंदर एक प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब अपने आप में जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन जो जिस आर्टिकल में दी जाती है उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्शन है वो किस आर्टिकल के अंदर मिलती है, वो आर्टिकल 32 के अंदर मिलती है। ठीक है जी? ये आर्टिकल जो है वो ये बनाता है कि फंडामेंटल जो है वो रियल है, ठीक है, वो रियल है, वो इन्फोर्समेंट में है, उनको वायलेशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर आर अम्बेडकर, ठीक है,
अब ये क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो बातें जो है वो इस आर्टिकल 32 के बारे में बोली है, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है ये इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीएम्बल को भी बोला गया है, ठीक है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को भी बोला गया है, और किसने बोला था, ये बोला था ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। इन्होंने भी जो सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को बोला था ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। उसी तरीके से वेरी सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेरी हार्ट, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर। तो एमसीक्यू जब आपको आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ के टिक करना है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है या फिर प्रीएम्बल की बात की गई है, ठीक है। प्रीएम्बल और दोनों में सॉल की बात की गई है, ठीक है। इसमें जो सॉल बोला गया है प्रीएम्बल में वो ठाकुरदास भार्गव ने बोला था, और जो फंडामेंटल राइट्स को सोल बोला है वो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है, ठीक है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में बात किस चीज की गई है। आगे हम वापस आते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक्सप्लेन किए थे। उन्होंने कहा था कि जो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, कि इन्होंने जो प्रोसीडिंग्स होनी है फंडामेंटल राइट्स की वो एक गारंटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक गारंटी प्रोवाइड करेगा। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जितने आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है, ठीक है, इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, ठीक है, और रिट ऑल्सो, ये कब करती है, जब जो है आपके कोई इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट में कोई दिक्कत आ रही है या कोई आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो या तो डायरेक्शन इशू कर सकती हैं या ऑर्डर्स इशू कर सकती हैं या कोई रिट्स को वो इशू कर सकती हैं। रिट्स जो होती हैं बहुत सारी जो है रिट्स हैं वही हमने पढ़ना है, व्हाट इज रिट्स एंड जो कौन कौन सी रिट्स होती हैं, हैबेसिस कॉर्पस, ठीक है, मेंडलस प्रोविशंस, तो क्यूरेंटो, ये सब जो चीजें हैं वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। पहली बात थी एक सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, ठीक है। दूसरा ये हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इश्यू डायरेक्शन जो है वो ऑर्डर्स इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। तीसरा तीसरा पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट को जो है वो कह सकती है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और एनी काइंड ऑफ रिट्स को इशू करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमने बस पढ़ लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है या फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को ये इशू ऑर्डर्स इशू करने के लिए बोल सकती है, ठीक है जी। और जो आपका आर्टिकल 32 है, ठीक है ना, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है उस केस में आप जो हम ये पढ़ते हैं कि हमारे जो सारे राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट द 20 एंड 21 आर्टिकल को छोड़ के। तो आर्टिकल जो 32 है ये भी आपका जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाता है। और मैंने आपको जो ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर। ये जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल कौन से 2 to 6 के अंदर जो है वो जो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स को इशू कर सकती है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको जो है वो आर्टिकल 32 के बारे में बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रिट, रिट क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, अब हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो रिट क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं या इन्फोर्समेंट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट जो है या पार्लियामेंट की अदर एनी कोर्ट को बोल सकती है कि वो कोई जो है वो ऑर्डर इशू किए जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई रिट जो है वो इशू की जाए। तो ये एक जस्ट लाइक अ रिट क्या होती है, तो बेसिकली रिट्स जो है वो एक तरह का स्पेशल ऑर्डर्स, स्पेशल पावर्स या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। जो रिट होती है जो कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए जो एक स्पेशल
ठीक है? स्पेशल जो ऑर्डर्स होते हैं उनको रिट बोला जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट इज़ रिट? तो रिट क्या है? एक स्पेशल ऑर्डर है, ठीक है? जिनको रिट बोला जाता है, किस लिए? फॉर रीस्टोर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी? तो इनको रिट बोला जाता है। तो ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अंडर 226 आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जो अंडर 32 आर्टिकल जो है ये रिट इश्यू कर सकती हैं कब? व्हेन जब आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं या फिर एनफोर्समेंट में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? रिट आर्टिकल 32 गिव पावर्स टू एनी कोर्ट टू इश्यू रिट। अब जो रिट्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी रिट कब इश्यू की जाती है, ठीक है? इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल जो है आपकी 5 होती हैं रिट्स, एक-एक करके पढ़ेंगे। हैबेसिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यूरेंटो है, सैट्रोपो है, इनको एक-एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारी जो फर्स्ट रिट है उसका नाम है हैबेसिस कॉर्पस, ठीक है? इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हैबेसिस कॉर्पस क्या है? इट इज़ और ध्यान से एक-एक वर्ड पढ़ना। ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन who has detained another person to produce the body of the letter before it. Habeas corpus can be issued to both public authorities and private individuals. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Habeas corpus पहले एक मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ, ये क्या है? Habeas corpus क्या है कि जैसे अगर लेट्स सपोज मैं ये एक आपको एग्जांपल दूं कि एक फंडामेंटल राइट है जिसके, ठीक है, जिसके तहत क्या था, आपने आपको याद है पुनिटिव डिटेंशन था और प्रिवेंटिव डिटेंशन था, ठीक है, जिसके तहत जो था आपको एक था कि आपको जो है ऑर्डर्स के साथ आप ऑर्डर्स के साथ उनको पनिशमेंट देते हैं किसी पर्सन को, और एक था कि बिना ऑर्डर्स के आप पनिशमेंट जो है उसको अरेस्ट कर लेते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में वो चीज को ना दोहराएं, ठीक है। और उसके अंदर ये भी कंडीशन थी कि आप सिर्फ 24 आवर्स के लिए उसको जो है वो अरेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है? 24 ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के अंदर जो है वो जो आगे पेश करना पड़ता है, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ किसी जो पुलिस वाला है उसने जो है 3 या 4 डेज़ हो गए हैं, ठीक है? उसको मजिस्ट्रेट के आगे जो है वो पेश नहीं किया, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वायलेट हो रहा है, तो पर्सन जो है, ठीक है ना? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके जो उनको बोल सकता है इस रिट को इश्यू करने के लिए, तो वो जो रिट आपकी इश्यू होगी वो किसके अंदर होगी? वो हैबेस जो है कॉर्पस के अंदर इश्यू होगी, ठीक है? जिसमें ये बोला जाएगा या तो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के आगे इश्यू किया जाए या उसको जो है वो छोड़ दिया जाए। तो जो ये हैबेस कॉर्पस है ये बोथ, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के केस में ये जो है इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट टू इश्यू एनी कोर्ट वो कह सकती हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट हैबेस कॉर्पस। आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड मैंडेमस की। तो जो सेकंड रिट का नाम है वो है आपका मैंडेमस। अब मैंडेमस के अंदर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंडेमस इट मीन्स वी कमांड, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स वी कमांड issued by court to a public official to perform his official duty that he fails and refuse to perform. It can be issued to any public body, corporation or inferior court, tribunal or government for the same purpose. इसका मतलब समझ लेते हैं मैंडेमस में क्या आता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल पर्सन है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे उसको परफॉर्म करने से, या वो उसको ना कर पाए, फेल टू परफॉर्म, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो रिट इशू की जाएगी बाय द एनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द पार्लियामेंट टू टू गिव द ऑर्डर्स और एनी कोर्ट, तो वो जो की जाएगी वो किसके अंदर की जाएगी? वो मैंडेमस के अंदर की जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो अपना काम करने से, ऑफिशियल कोई लीगल वर्क करने से मना कर दे या उसको परफॉर्म ही ना कर पाए, ठीक है? तो उस केस में अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको कोई उस केस से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, तो वो इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके अंदर जो है वो केस लगा सकता है और वो उसके ऊपर जो ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर इश्यू किए जाएँगे, उस ऑर्डर का नाम क्या होगा? उस रिट का नाम क्या होगा? मैंडेमस होगा, ठीक है? तो इसमें स्पेसिफिक लिखा है कि एनी पब्लिक बॉडी हो या कॉर्पोरेशन हो, एक तो इसमें एक वर्ड है जो इसकी एक्सेप्शन रहती है, वो ये रहती है, इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है? प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर ये नहीं होता। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो ये इसकी क्या रहती है? ये इसकी एक्सेप्शन रहती है, ठीक है जी। तो ये क्या था? ये था आपका मैंडेमस, और जो पहली थी वो थी हैबेसिस कॉर्पस। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो रिट है वो है प्रोहिबिशन, ठीक है।
प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन के अंदर क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स टू फोरबिड prohibition writ issued by higher court to lower court, that is very very important line, or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi judicial authorities. इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका पहले ये तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये रिट इशू की जाती है ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट की जाती है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट को करे, या फिर हाई कोर्ट जो है वो किसी ट्रिब्यूनल को कर दे। ठीक है, ट्रिब्यूनल को कर दे। तो ये जो इशू होती है, ठीक है ना, ये जो इशू होती है ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट होती है। ठीक है, अब ये क्यों इशू की जाती है, इसके बिहाइंड रीजन क्या रहता है। जब कोई लोअर कोर्ट, जैसे कि मैं बात करूं इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस में, अगर कोई जो लोअर कोर्ट है, ठीक है ना, लोअर जो है हाई कोर्ट जैसे है, अगर वो अपनी जुरिडिक्शन के बाहर, एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, ठीक है, अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके कोई जजमेंट देने की कोशिश करती है या किसी जजमेंट में दखल अंदाजी करती है, ठीक है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, वो उस पे रिट जो है वो डाल सकती है, रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट को। ठीक है, कि तू अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके ये फैसला नहीं ले सकता या जजमेंट नहीं दे सकते, तो इस केस को जो है वो मूव किया जाए टू द हायर अथॉरिटी। तो जो ये इशू की जाती है, रिट इशू की जाती है, उसको प्रोहिबिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिट इशू की जाती है ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है जब वो अपनी जुरिडिक्शन की बाहर जो है कोई फैसला लेने की कोशिश करता है या कोई जजमेंट देता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो हायर कोर्ट है वो उसके रिलेटेड रिट इशू कर सकती है, उसका नाम है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन जो है वो इशू कर सकती है। और जो ये रिट है ये ओनली जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज को ही की जाती है। ठीक है जी, तो ये आपकी थर्ड थी, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। अब जो फोर्थ रिट है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो फोर्थ है सेटररी। इसमें क्या बोला गया है, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। It is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case or a pending with the later to itself। ठीक है, इसको जो प्रोहिबिशन है और जो सेटररी है वो एकदम जो है सेम है। ठीक है, इसमें डिफरेंस मैं बताती हूँ क्या है। इसमें भी जो इशू की जाती है रिट वो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट की जाती है, सेम जो पहले की जाती थी। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम कर रहा था, ठीक है, उसने कोई केस है या तो उसको पेंडिंग रखा हुआ है या अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं किया है, या वो अनएबल टू टू सॉल्व इट, ठीक है, या उसको नहीं कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिए कि आप जो ये केस है ये हाई कोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो काम है वो हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है बट काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर ऑर्डर दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन ऑर्डर का नाम है सर्टिटरी। ठीक है, और वो ऑर्डर दे दिए गए हैं कि तू आप ये जो कोर्ट है वो जो ट्रांसफर कर दिया जाए वो हाई कोर्ट को कर दिया जाए। ठीक है, बट प्रोहिबिशन के केस में था कि अगेन ये हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट जो है वो किया जाता है, रिट इशू की जाती है। इसमें अभी जो हाई कोर्ट थे या इसमें सिर्फ जजमेंट देने की कोशिश की थी अपने जुरिडिक्शन के बाहर। ठीक है, जजमेंट देने की कोशिश की थी, कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रोहिबिशन के थ्रू रिट डाल के उसको बोल दिया था कि आप अपने जुरिडिक्शन के जो बाहर है वो काम नहीं कर सकते हो, और ये जो केस है वो ऊपर की ओर मूव कर दिया जाए, ठीक है, या कोई हाई अथॉरिटी को मूव कर दिया जाए। तो जो सेटररी है वो भी सेम ऐसे ही है, बट उसमें ये है कि जो वर्क है वो काम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस काम में जो काम है वो जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जो है वो कोशिश की जा रही थी हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू हाई कोर्ट को जो केस है वो ट्रांसफर करने को बोल दिया है। ठीक है, कोई पेंडिंग केस है वो जो है ट्रांसफर करने को बोल दिया गया है। अगेन जो सेटररी भी है वो भी आपका हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट जो है वो इशू करने को बोला जाता है। लेते हैं लास्ट फिफ्थ क्यूरेंटो। ठीक है, इसमें क्या है, ये कौन सी रिट होती है, इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज इशूड बाय द कोर्ट to the inquire into legality of the claim of a person to a public office। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन
कोई जॉब कर रहा है, वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है? वो उसके रिगार्डिंग कोई जॉब कर रहा है, तो उसके रिलेटेड जो रिट डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट पे, वो क्यू रेंटो डाली जाती है। लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ। जैसे एक ऑफ़िस है, ठीक है? उसमें 4 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है? उसमें से एक जो पर्सन है, वो थोड़ी देर के लिए लीव पे चला जाता है और वो अपने बिहाफ़ पे किसी एक एक पर्सन को जो है, वो अपनी सीट पे बिठा जाता है, ठीक है? और जब वो लीव के बाद आता है, ठीक है? तो वो जो एक पर्सन वो अपनी सीट पे बिठा के जाता है, लाइक वो जो है पर्सन वो क्वालीफाई ही नहीं करता उस सीट के लिए, तो उसके रिलेटेड जो रिट डलेगी, ठीक है ना? वो किसके अंदर डलेगी? वो डलेगी आपकी क्यू रेंटो के अंदर, ठीक है जी? तो ये थी आपकी लास्ट रिट। रिट क्या है? टोटल आर्टिकल 32 जो कि वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। इसी वीडियो के साथ जो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके रिलेटेड जो है एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता है हर वीडियो में हम सबसे पहले जो करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स की मैंने आपको 2 टू 3 वीडियोज़ दे दी हैं, जिसमें मैंने आपको वन बाय वन करके टोटल 6 फंडामेंटल राइट को अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर भी करें और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।